व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज से हम लोग हमारा इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं और भाइयों और बहनों फोड़ देना है भाई। देखो, बिजनेस स्टडीज से ज्यादा मेहनत करेंगे, इंग्लिश से ज्यादा मेहनत करेंगे, मैथ से ज्यादा मेहनत करेंगे और जो जो कमी पीछे रह गई ना यार, देखो अगर किसी एग्जाम में कोई कमी रह गई है, हमने अपना बेस्ट दिया है। आई नो आप सबने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, बट फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो सारी कसर निकाल दो यार, अपना 200% डाल दो और इस एग्जाम को फोड़ दो यार। मुझे सच में बहुत खुशी होगी। 2 साल से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, 11th 12th, अभी इस बार फोड़ दो यार। इकोनॉमिक्स 100 में से 100 की लाइन लगा दो इस बार। चलिए जल्दी से नेशनल इनकम के साथ शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों, रिचार्ज सीरीज वीडियो नंबर 1। और आज हमें नेशनल इनकम कंप्लीट करना है। नेशनल इनकम का पूरा रिवीजन क्विकली मैं आपको करा रहा हूं। पहले 100 डेज में कराया, फिर जीएनजी में कराया, फिर पीवाईक्यूज कराए, बीच में गैप्स में, और अभी फिर करा रहा हूं। चौथी पांचवी बार हो रहा है भाई, अब तो फोड़ देना बस एग्जाम में, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिलेगा जिसमें सारे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो उनको भी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। आइए जल्दी से रिवीजन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला चैप्टर जो इसके अंदर आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका सीधा सीधा सा क्रक्स है कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो हमारे केस में सिर्फ हाउस होल्ड हैं और फर्म्स हैं। तो हाउस होल्ड सबसे पहले अपनी सर्विसेज देंगे फर्म्स को, फर्म्स उसके बदले में उनको पेमेंट करेगी, हाउस होल्ड फिर उस पैसे को खर्च करेंगे और इधर से गुड्स और सर्विसेज आएंगे। तो अगर देखा जाए तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में गोल 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 पैसा और गुड्स एंड सर्विसेज घूम रहे हैं। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोल देते हैं। तो क्या है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले अगर मैं हाउस होल्ड हूं, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तो इनकम जनरेट होगी मेरे लिए। उसके बाद जब मुझे पैसा मिलेगा तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फाइनली सर्कुलेशन होगा, हाउस होल्ड जब पैसा खर्च करेंगे, पैसा फिर उधर पहुंच जाएगा। तो इस पूरे फ्लो को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल देते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम कौन सी इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि बड़े लेवल पे जब पढ़ाई करी जाती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। 3 फेसेस कौन कौन से हुए बच्चों? जनरेशन फेस, जब सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन होगा, जब सबसे पहले प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेस, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम होगी। फिर डिस्पोजिशन फेस, जिसको हम एक्सपेंडिचर फेस भी बोल देते हैं। तो 3 फेसेस आ गए बेटा जी, प्रोडक्शन फेस, इनकम फेस, एक्सपेंडिचर फेस। चलो भाई, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। इकोनॉमिक्स में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो और समय के साथ चेंज होती हैं, उन सबको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब अगर आप एक चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, स्टॉक बोलेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो, फ्लो बोलेंगे। यानी कहीं पे भी अगर टाइम डायमेंशन आ गया मेरी जान, यहां से यहां तक, जैसे आपका प्रॉफिट यहां से यहां तक इस साल का, आपकी सेविंग यहां से यहां तक इस साल का, बैंक बैलेंस कभी यहां से यहां नहीं होता। बैंक बैलेंस होता है अभी का, आज का कितना बैंक बैलेंस है, समझे या नहीं समझे? तो जिस भी चीज में टाइम डायमेंशन आ गया वो फ्लो है, जिसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, बस एक ही पॉइंट पे मेजर होगा, वो स्टॉक है। सर जैसे जैसे आपका बैंक बैलेंस, ठीक है, जैसे आपका मैं बोलूं मनी सप्लाई, जो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही है, ठीक है। जैसे वीट कितना स्टोर किया हुआ है अभी, नेशन की वेल्थ कितनी है, जनसंख्या कितनी है इस डेट पे, तो ये सब बच्चों स्टॉक है। और फ्लो की बात करें अगर, तो कितने 2023 में जन्म हुए, नेशन की इनकम कितनी है, वीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है एक साल में, है ना। तो ये फ्लो है। तो स्टॉक में क्या होता है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। मुझे ऐसा लगता है अब तक तो तुम्हारे खून में होगा ये स्टॉक फ्लो, इतनी बार पढ़ लिया है। रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या है? ये बच्चों सर्कुलर फ्लो के 2 टाइप्स ऑफ फ्लोज हैं। रियल फ्लो में क्या फ्लो करता है हमारे पास, गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में क्या फ्लो करता है, मनी फ्लो करता है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और उधर से क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे फर्म्स टू हाउस होल्ड को। मनी में क्या है, मनी में पहले फर्म्स हाउस होल्ड को देंगी जो उनकी सर्विसेज के बदले में, और लास्ट में हाउस होल्ड फर्म्स को दोबारा से खर्चा करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। द फ्लो ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर सर्विसेज। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारा पूरा का पूरा
चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ना है। रियल फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो। परफेक्ट, बढ़िया सर। सर्कुलर फ्लो का ये डायग्राम चलता है, कुछ छोटे छोटे से इसके अंदर एजम्पशंस हैं कि टू सेक्टर ही काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज दे रही हैं और फर्म्स प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म चलता है, इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर नहीं होता। डन बच्चों। इसके बाद बेटा कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ रीड ओनली है, ये आप पढ़ेंगे। अगर मैं फिर भी आपको एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन दे दूं तो माइक्रो, ये मैं क्लास 11th में तुम्हें सबसे पहले पढ़ाता हूं, शुरुआत इसी से करता हूं। माइक्रो में आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल की स्टडी, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स की स्टडी। माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड सप्लाई, मैक्रो के एडीएएस। माइक्रो में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम प्राइस डिसाइड कर पाए, और मैक्रो में क्या होता है कि हम इक्विलिब्रियम इनकम और एम्प्लॉयमेंट देख पाए। माइक्रो में बच्चों डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, जैसे मैक्रो में तो हर चीज का ही एग्रीगेट है ना, माइक्रो में इतना ज्यादा एग्रीगेशन नहीं होता, कुछ छोटी मोटी चीजों का होता है। जैसे हम लोग माइक्रो में डिमांड पढ़ते थे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में थोड़ा बहुत एग्रीगेशन तो होता था ना, जुड़ती थी ना उसके अंदर, डिमांड ऑफ एक्स प्लस डिमांड ऑफ वाई होता था ना। जबकि एग्रीगेट डिमांड में तो सभी जोड़ लेते हैं, सारे गुड्स और सर्विसेज, सारे कंज्यूमर, सब कुछ जोड़ लेते हैं। तो मैक्रो में एग्रीगेशन बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो में थोड़ा बहुत होता है, लिमिटेड डिग्री। माइक्रो में क्या एज्यूम करते हैं, मैक्रो के सारे वेरिएबल कांस्टेंट है। मैक्रो में क्या एज्यूम करते हैं, माइक्रो के कांस्टेंट है। माइक्रो को प्राइस थियरी बोलते हैं, मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बच्चों फिर, इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, या नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट। स्टॉक फ्लो पढ़ा दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, इसमें टाइम डायमेंशन होगा। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये एक डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा, वो डायनामिक है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिर एग्जांपल्स आ गए, सॉर्टेड है बेटा। रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी। इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी। अब जहां पे भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, पैसा नहीं होगा, वहां पे बार्टर की प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां पे ऐसी कोई बार्टर की प्रॉब्लम नहीं है। इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, इसका दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो। डन है बच्चों। डिफरेंसेस ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। आइए सर, नेक्स्ट क्या है चैप्टर नंबर 2 में बाबू, ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं। अब बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग ले लेते हैं जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, जिसके अंदर हम आसानी से आ जा सकते हैं, पैसा आसानी से आ जा सकता है, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज आसानी से आ जा सकते हैं। वो हमारी एक तरीके से आम आदमी के तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें और ऐड करनी है। सर उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, आओ बच्चों। सबसे पहले इट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जिसके अंदर लोग, गुड्स, कैपिटल आसानी से चल सकता है। इसके साथ ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अच्छे से याद करने हैं, जो एडिशनल है। क्या क्या, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के, ध्यान रखना वो इंसान हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए जिसका शिप या एयरक्राफ्ट, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इसी तरीके से हमारे फिशिंग वेसल्स, हमारे ऑयल और नेचुरल गैस के कंटेनर्स, कंटेनर्स को बच्चों रिग्स बोलते हैं, डब्बों को रिग्स बोलते हैं, जिसमें ऑयल और नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है, वो भी हमारे होंगे। इसके बाद हमारी एम्बेसी, एम्बेसी का क्या मतलब है, जो हमारे और किसी और कंट्री के बीच में फॉरेन रिलेशंस इजीली करा लेती हैं। मतलब कोई भी काम करना है, सपोज मैं यूएस गया घूमने के लिए, मुझे वहां कुछ दिक्कत आई तो मैं सीधा अपनी एम्बेसी जाऊंगा, इंडियन एम्बेसी, वो मेरी हेल्प करेंगे हर तरीके से। तो दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए, उन सब में कौन सपोर्ट करता है, एम्बेसी सपोर्ट करती है। तो एम्बेसी कहीं भी हो, जिस देश की है उसकी टेरिटरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्सुलेट्स, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज होते हैं। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, हमारे मिलिट्री वालों के कैंप, ये सब बच्चों हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएंगे। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, जो हमारे देश में रह रहा है 1 साल से ज्यादा के लिए और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश में ही है, मतलब कि वो इंडिया में ही रहता है और उसका खाना, कमाना, खर्चा, बेसिक एक्टिविटी सब इंडिया में ही करता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अब सपोज इंडिया में कोई सीरीज चल रही है क्रिकेट की, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई है, तो आएगी, खेलेगी, 1 महीने बाद चली जाएगी, क्या वो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट बने, नहीं बने बच्चों। आए हैं, घूम के चले जाएंगे, भाई यहीं रहना है 1 साल से ज्यादा और खाना, कमाना, खर्चा सब यहीं से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों
हमारे पास अभी कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट गुड, इनको अभी देखते हैं, पहले इधर आ जाओ। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इस पे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। फैक्टर इनकम कौन सा होता है बेटा? जो मेहनत करके कमाया जा रहा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने मेहनत करके कमाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? जो आपको बस मिल गया, आपको बस रिसीव हो गया, कुछ गिफ्ट में मिल गया, बिना कुछ मेहनत करे मिल गया, ट्रांसफर इनकम। इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड, फॉर सर्विसेज, ठीक है, और यहां पे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज मिल जाता है। देन वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इन दोनों को पढ़ना पहले, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनसे अभी या तो फर्दर प्रोडक्शन होगा या उनका रीसेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा टी शर्ट्स का बिजनेस है, तो मैं ये टी शर्ट लेके आया और फर्दर रीसेल कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये एक इंटरमीडिएट गुड है। या फिर मैं कॉटन खरीद के लाया, उससे टी शर्ट बनाऊंगा विद इन द सेम ईयर, तो भी वो एक इंटरमीडिएट गुड है। फाइनल कब बनेगा? जब उससे फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं होना, यानी या तो वो कंजम्पशन के लिए होगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो देखो, इंटरमीडिएट आर दोज गुड्स जो या तो रीसेल होंगे या फर्दर प्रोडक्शन होगा। फाइनल कौन से हैं? या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। फिर फाइनल के ही दो पार्ट होते हैं बाबू। फाइनल के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? या तो कंजम्पशन और या फिर कैपिटल। अब सर कंजम्पशन कौन सा होता है? जो कंज्यूमर ने खरीदा है। जैसे मैंने ये टी शर्ट खरीदी, मैं तो कंज्यूमर हूं ना बच्चा, तो मेरे लिए ये फाइनल है और फाइनल में ही कंजम्पशन है, ठीक है, जो मेरी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर कोई फर्म, फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में प्रिंटर लगा हुआ है, अब मेरे ऑफिस में अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो ना तो मैं रीसेल कर रहा, कहा गया ट्रांसफर, सॉरी इंटरमीडिएट, ना तो मैं रीसेल कर रहा, ना उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रहा विद इन द सेम ईयर, वो तो लंबे समय के लिए लगाया है ना मैंने, तो फाइनल है मेरे लिए। बट हमारी फर्म कोई कंज्यूमर थोड़ी ना है, तो उसके लिए वो कौन सा बनेगा? कैपिटल गुड, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। समझे? तो कंजम्पशन गुड्स में जनरली कंज्यूमर्स होते हैं और कैपिटल गुड्स में जनरली फर्म्स होती हैं। कंजम्पशन गुड्स में फर्दर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज भी आती हैं। सपोज मैं एज अ कंज्यूमर डॉक्टर की सर्विस ले रहा हूं, इसी में आएगा, ठीक है। ड्यूरेबल जो 1 साल तक चलेंगे, सेमी ड्यूरेबल 5-6 महीने चलेंगे, नॉन ड्यूरेबल 2-4 दिन 5 दिन चलेंगे। ये आगे फर्दर कैटेगरीज होती है। इसके बाद बाबू हमारे पास आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें से डेप माइनस कर दूं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी एसेट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू का कम होना। अब वो कौन से एसेट्स होते हैं? जनरली फिक्स एसेट्स होते हैं। जैसे कैमरा है, समय के साथ इसकी वैल्यू कम होगी। ये माइक है, समय के साथ इसकी वैल्यू कम होगी। तो ये वैल्यू जो कम हो रही है इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू, कॉजेज याद रखना बच्चों, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, इसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। देन वी हैव एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेनली आपके फॉर्मूला में काम आएगा, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। एनएफआईए क्या होता है बच्चों? जो पैसा हमने बाहर से कमाया है, इंडिया के बाहर से कमाया। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फीफा माइनस फीटा, इसको हम एनएफआईए बोल देते हैं। बाहर से पैसा 3 तरीके से कमा सकते हो, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कैसे कैसे। सबसे पहले कॉम्पनसेशन, यानी सैलरी वगैरह से पैसा कमा सकते हो। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी से, एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हो रही है, कोई रेंटल इनकम आ रही है, कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इस तरीके की चीजें, और आपकी सेविंग्स हो गई। तो 3 कंपोनेंट्स हैं एनएफआईए के जो याद रखने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस इस चैप्टर में भी चलते हैं। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। अब सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में क्या फर्क है बाबू? सिटीजनशिप जो है ना, यानी एक देश का सिटीजन है या नहीं है, ये लीगल कॉन्सेप्ट है, ये लॉ है, कानून के हिसाब से चलेगा। एक देश का रेजिडेंट है या नहीं है, ये रहने वाला, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसमें पैसा कमाना, खर्चा करना, इससे रिलेटेड है। तो रेजिडेंटशिप तो हमने पीछे पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बेस्ड होता है ये, कि एक इंसान एक देश में अगर रह रहा है, वहीं से कमा रहा है, वहीं से खर्चा कर रहा है, वहीं से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो रेजिडेंट है। सिटीजन कब होगा? सिटीजन होगा या तो उसका बर्थ हुआ हो, जैसे मेरा जन्म इंडिया में हुआ तो मैं इंडियन सिटीजन हूं, क्योंकि इंडिया में सिटीजनशिप इज बाय बर्थ, है ना, मुझे यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है। या फिर अगर मेरा जन्म इंडिया में नहीं हुआ होता तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे अलाउ करती, तो लॉ है, लीगल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ। 2 तरीके से सिटीजनशिप आती है, या तो आपका जन्म हुआ हो भारत में,
या फिर इंडियन लॉ अप्लाई करे आप और वहां से आपको अलाउ किया जाए। ठीक है, ये रेजिडेंशिप तो पीछे पढ़ लिया, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया बेटा। देन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम मैंने आपको पीछे पढ़ा दी। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, ये बिना कुछ सर्विसेज दिए मिल जाता है। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों में जोड़ा जाएगा, ये कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा, ये कमाना पड़ेगा अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये मिल जाएगा तो रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, ये जनरली हाउस होल्ड्स को मिल जाता है। फिर एग्जाम्पल्स आ गए, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये भी मैंने पीछे पढ़ा दिए। इंटरमीडिएट गुड कौन से हैं, जो या तो रीसेल होगा या फर्दर प्रोडक्शन होगा, ये या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम में फाइनल ही लेने हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करते बच्चों। ये रेडी टू यूज होते हैं, इनमें अभी वैल्यू एडिशन होता है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, यानी इनमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होना, ये रेडी है, इनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन और होगा। फिर एग्जांपल्स आ गए, डन। फिर फाइनल के दो पार्ट्स बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेज पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंसेस जो है ना एग्जाम में फंस सकते हैं तुम्हें, तो अच्छे से इसको देख लो एक बार। फाइनल में फर्दर कंजम्पशन और कैपिटल। कंजम्पशन जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे, कैपिटल जो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे तो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। तो इनकी जो डिमांड है, एक की डायरेक्ट डिमांड होती है, एक की डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव मतलब किसी चीज पे डिपेंड होना, जैसे हमारे ऑफिस में प्रिंटर लगा हुआ है, अब उसकी डिमांड तब है जब हमारे यहाँ पे बच्चे आएंगे, उनको हमें टेस्ट निकाल के देने हैं, अदरवाइज क्या करना है हमने प्रिंटर, सीधी सीधी सी बात है ना। तो ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डिराइव्ड है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ये डिमांड। ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ, इसमें मैंने आपको बता दिया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं, और ये जनरली ज्यादा लंबा समय तक चलते हैं। परफेक्ट सर, क्या बात है सर। डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब बच्चों, ये कैमरा मैं यूज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू हर रोज कम हो रही है, डेप्रीसिएशन। कैपिटल लॉस क्या है? अगर ये कैमरा चोरी हो जाए, कोई सफाई कर्मचारी आए, उसने कहा अरे वाह क्या मस्त कैमरा है, घर जाके अपने बच्चे की फोटो खींचूंगा, ले जाता हूँ, वो ले गया तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा यार, मेरा काम रुक जाएगा, ये कैपिटल लॉस है। तो डेप्रीसिएशन में क्या है? वैल्यू का कम होना। कैपिटल लॉस में क्या है? वैल्यू का खो ही जाना, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रीसिएशन के हम प्रोविजंस बनाते हैं, हमें पता होता है कि डेप्रीसिएशन होना ही होना है तो हम उसका ध्यान रखते हैं। कैपिटल लॉस तो किसी को पता ही नहीं होता, हो गया तो भैया नुकसान है पूरा का पूरा। डेप्रीसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, इससे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है। देन कुछ सिमिलर टर्म्स हैं, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, फैक्टर इनकम को अर्नड इनकम बोलते हैं, ट्रांसफर को अनअर्नड इनकम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। डेप्ट के ये चार नाम है बच्चों, और सब्सिडी को हम इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनल असिस्टेंस भी बोल देते हैं। बढ़िया सर। अब हमारे पास एग्रीगेट्स आ रहे हैं बच्चों। एग्रीगेट्स बाबू आपके पास चार तो डोमेस्टिक लेवल के हैं, चार नेशनल लेवल के हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि देखो हमेशा ध्यान रखना, डोमेस्टिक 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 और चार नेशनल, नेशनल 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 नेशनल। अब देखो, अगर वो एमपी पे है तो शुरुआत होगी मार्केट वैल्यू से, अगर वो एफसी पे है तो शुरुआत होगी मनी वैल्यू से, बीच वाली चीज मोस्टली सेम रहती है। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर वो डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। ऐसे यहां पे चलेगा, बस ये फैक्टर कॉस्ट है तो इसको हम मार्केट ना बोल के मनी वैल्यू बोलेंगे। ये मार्केट वैल्यू था, ये मनी वैल्यू था, बाकी सब सेम चलता है। अब ग्रॉस की जगह नेट आ गया तो यहां पे ग्रॉस की जगह नेट वैल्यू कर दो। तो ये आपको डेफिनेशंस है, मेनली एक बार अच्छे से लर्न कर लेनी है, और इसका कोई पर्पस खास नहीं है। ठीक है बेटा, सॉर्टेड है। कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस देख लो बच्चों। डिफरेंसेस हमारे पास सबसे पहले डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में पूछ रहा है। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में मेन फर्क पता क्या होता है? डोमेस्टिक में बाहर वाली इनकम नहीं होती, यानी एनएफआईए नहीं होता, नेशनल में एनएफआईए इंक्लूड होता है। तो सबसे बड़ा तो यही है, डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए, नेशनल इंक्लूड्स एनएफआईए। डोमेस्टिक में हम सारे प्रोड्यूसर्स लेते हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, और नेशनल में हम सारे प्रोड्यूसर्स ले लेते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, चाहे वो टेरिटरी में है चाहे वो टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि बाहर वाला भी कंसीडर कर लिया ना। डोमेस्टिक एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारी टेरिटरी लेनी है, ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, इसका टेरिटरी से कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है बच्चों। देन वी हैव उधर डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम के कुछ और पॉइंटर्स, या सेम ही आ गया? हाँ बेटा जी, ये डोमेस्टिक इनकम नहीं है, ये जीडीपी एट एमपी है।
चेक करा मैंने रुक के, तो ये जीडीपी एट एमपी है, ठीक है। अब ये डिफरेंस था डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का, ये डिफरेंस है जीडीपी एमपी और नेशनल इनकम का, ठीक है। जीडीपी एट एमपी भी, क्योंकि देखो डोमेस्टिक है तो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम डेफिनेशन चलेगी। नेशनल इनकम आपने पढ़ी ली। अब जीडीपी एट एमपी में फिर से डोमेस्टिक है तो सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है, यानी ये दो पॉइंटर्स तो सेम ही चलते हैं। अब फर्क क्या होता है इन दोनों के अंदर, ये ग्रॉस पे है तो इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये नेट पे है तो इसका मतलब इसमें डेप नहीं आता, डेप्रिसिएशन हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक हो गया बच्चों। एनआईटी क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे है, अगर ये मार्केट प्राइस पे है तो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे एनआईटी आएगा। वो फैक्टर कॉस्ट पे है एनएनपी एट एफसी, तो इसके अंदर एनआईटी नहीं आता, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते, ठीक है बच्चा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज का तो बस तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। डन। एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोल देते हैं। परफेक्ट सर, क्या बात है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास, अगर हमें नेशनल इनकम मेजर करना हो, यानी कि चैप्टर नंबर 4, तो कितने हमारे पास मेथड्स हैं मेजर करने के। तो मेथड्स में बाबू आपके पास 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड की अगर बात करूं तो ये एग्रीगेट कर लेता है जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी ओवरऑल जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हमारे देश में हुआ है वो सबका टोटल इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब किस किस का खर्चा, हाउस होल्ड का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हुई है फर्म्स के द्वारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फॉरेन सेक्टर का यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों कंपोनेंट्स हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाते हैं। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस है। नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड पे हुआ हुआ खर्चा कंसिडर नहीं करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्टर पेमेंट करेंगे। प्रिकॉशंस आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ रहे हैं तो अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। सेकंड हैंड गुड्स पे जो खर्चा हुआ इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों। फिनेंशियल एसेट्स जो परचेज करे, शेयर वगैरह, इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा। और ऑन अकाउंट प्रोडक्शन यानी कि वही सर्विसेज वगैरह जो अपने लिए प्रोड्यूस हुई हैं घर में, उस पे जितने खर्चे हुए वो भी हम कंसिडर नहीं करते। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, जो भी इस पे खर्चा हुआ ये सब भी हम कंसिडर नहीं करते। वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड में हर स्टेज पे होने वाला जितना भी वैल्यू एडिशन आया है सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करते हैं, जीवीए एट एमपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, जितना भी टोटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट में ले लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, जो हमने खर्चे करे हैं इस पे प्रोडक्शन करने में, वो हम इसमें से हटाते हैं। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। डबल काउंटिंग क्या है बच्चों, डबल काउंटिंग एक प्रॉब्लम है जब हम नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की जगह इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड कर लें तो फिर 2 बार काउंट हो जाते हैं, तो उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं। इट रेफर्स टू रिपीटेड इंक्लूजन ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। कैसे अवॉइड करें डबल काउंटिंग, फाइनल आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडिड मेथड, 2 ही मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं बच्चों, नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर नहीं करने, सेकंड हैंड गुड्स कंसिडर नहीं करने, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज यहाँ पे भी आया था, इंक्लूड नहीं करनी। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होंगे, अगर कोई भी गुड्स अपने लिए बनाए हैं, सपोज मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ, मैंने 100 यूनिट बनाई, 90 बेच दी, 10 घर ले गया अपने यूज के लिए, तो इंक्लूड तो ये भी होगी ना यार, प्रोडक्शन तो इनका भी हुआ है ना, ठीक है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस कंसिडर होगा, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होगा, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये इधर भी आया था। तीसरा मेथड होता है इनकम मेथड, इसके अंदर हमारे देश में होने वाली सारी इनकम को हम जोड़ लेते हैं। याद करो, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई, पांचों जोड़ लो, ठीक है। इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बेटा
जो सर्विस वाले लोग हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनकी इनकम। रेंट आप सब समझते हो, रियल एस्टेट से होने वाली इनकम। रॉयल्टी क्या होता है, मेरा एसेट यूज़ करने के लिए मैंने किसी से पैसा लिया है, रॉयल्टी हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम आप सब समझते हो। प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, अपने लिए काम करते हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो सारे मिक्स इनकम में आ जाते हैं। इसके क्या प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड में? ट्रांसफर इनकम नहीं लेना, सिर्फ फैक्टर इनकम लेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेना। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स नहीं लेना। विंडफॉल गेन, बच्चों लॉटरी वॉटरी होती है जो मुफ्त में मिला है हमें पैसा, कंसिडर नहीं करेंगे। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ, वही ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये हम कंसिडर करेंगे। पास्ट सेविंग से हमने कोई पेमेंट करा है तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पास्ट सेविंग का पार्ट है। ठीक है, परफेक्ट सर, सारा रिवीजन हो गया दोबारा से। आइए अब हमारे पास आ रहा है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। याद करो फटाफट से, नॉमिनल और रियल में बढ़िया कौन सा होता है? सर रियल बढ़िया होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि नॉमिनल में क्वांटिटी आज की लेते हैं और प्राइस भी आज का लेते हैं, लेकिन रियल में क्या करते हैं? क्वांटिटी आज की लेते हैं लेकिन प्राइस बेस ईयर का लेते हैं। तो रियल में क्योंकि प्राइस पहला वाला लेते हैं, तो इनकम में जो भी चेंज आया वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से आता है। तो देखो क्या, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइजेस, और यहां पे वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइजेस। ये बेटर होता है क्योंकि उससे रियल ग्रोथ पता लगती है। ठीक हो गया बच्चों। फिर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखना बस, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। ये नेशनल नहीं है, ये नॉमिनल है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल कैसे निकलेगा? ऐसे, और रियल कैसे निकलेगा? ऐसे। ठीक हो गया बच्चों, डबल काउंटिंग पीछे आ गया था। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है? जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो बेस ईयर प्राइस पे। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस, वही ये बेस ईयर प्राइस लेके चलते हैं। और करंट प्राइस का मतलब ये नॉमिनल। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी बढ़ना वेलफेयर बढ़ने के इक्विवेलेंट मान ले? कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा है, क्या इसके इक्विवेलेंट मान ले? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी बढ़ रहा है बट वेलफेयर नहीं हो रहा। क्यों सर? ये सारे फैक्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये जो जीडीपी बढ़ा है, ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है, क्या ये प्रोडक्शन का फायदा सारे सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को हो रहा है? इससे जो इनकम जनरेट हो रही है क्या वो सबको हो रही है या सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हो रही है? फर्क है ना बच्चों। कई बार ऐसा है कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं सिर्फ उनको बेनिफिट हो रहा है, तो गरीब तो फिर से गरीब रह गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी चेक करो। चेंज इन प्राइजेस, क्या पता जीडीपी बढ़ रहा हो प्राइजेस बढ़ने की वजह से, तो ये तो इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करता है, इसमें ग्रोथ कहाँ है? ये भी आ गया। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब जो हमारे लिए एक्चुअल वेलफेयर वाली चीजें होती हैं बच्चों, जैसे हमारी हाउसवाइफ की सर्विसेज हो गई, एक डॉक्टर ने घर पे अपने बच्चे को ट्रीट करा, अपनी वाइफ को ट्रीट करा। एक्चुअल वेलफेयर तो वो है ना कि पड़ोसी बीमार हो गया, डॉक्टर रात को फटाफट से पहुंच गया, अपने पड़ोसी की हेल्प कर दी। एक्चुअल वेलफेयर तो वो है ना, लेकिन वो नेशनल इनकम में तो आएगा ही नहीं। तो ये होते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जिसमें पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, तो नेशनल इनकम में आता भी नहीं है, लेकिन वेलफेयर का तो पार्ट है, तो ये चीज भी है। एक्सटर्नैलिटीज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नैलिटीज होती हैं किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, नेगेटिव के लिए आपको कंपनसेट नहीं किया गया। जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से खूब जीडीपी 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 बढ़ रहा है, तो फैक्ट्री को फुल मजा आ रहा है कि देश की देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन वही फैक्ट्री जो प्रदूषण होता है, जो स्मोक निकल रहा है, जिससे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज आ रही हैं, जिससे बर्ड्स बेचारी मर रही हैं, या जो फिर वेस्ट होता है वो पानी में बहा देते हैं, वो जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका तो कोई हिसाब नहीं है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। वहीं पे जिस तरीके से पब्लिक पार्क्स बने हुए हैं, अब पब्लिक पार्क्स में बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, लेकिन वो जीडीपी में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो ये होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बोलता है जीडीपी में बढ़ना इज नॉट इक्विवेलेंट टू वेलफेयर का बढ़ना। ठीक है बच्चों, अगर जीडीपी के साथ साथ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो फायदा तो मिलेगा ही नहीं ना हमें, तो ये भी हो गया। और एक कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, वही वाली बात कि जीडीपी में कौन से गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं वॉर गुड्स का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, तो फिर वेलफेयर कैसे होगा? लड़ाई झगड़ा होगा ना। आपको देखना है जीडीपी किस चीज से बढ़ रहा है। परफेक्ट बेटा, स्क्रीनशॉट लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास छोटी छोटी कुछ टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स फॉर्मूलाज हैं। वैल्यू एडिड मेथड को प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, है ना,
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज बोल देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को ही हम बिजनेस टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो बेटा ये इस तरीके की छोटी छोटी टर्म्स हैं जो दूसरा छोटा सा चीज बदल के देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने सब लिखवा दी यहाँ पे, देखो रिटेन्ड अर्निंग्स के ये सारे नाम है। ऑपरेटिंग सरप्लस को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, बढ़िया सर। कुछ फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से फॉर्मूलाज देखो सारे के सारे। नेशनल इनकम का आ गया हमारे पास सबसे ऊपर, वैल्यू एडिड आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर इनकम मेथड आ गया हमारे पास। परफेक्ट है ना बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूलाज आ गए, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूलाज, और इसी तरीके से पूरा नेशनल इनकम हो गया रिवाइज। अब मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स दूंगा बच्चों। एक तो जीएनजी वीडियोस के लिंक दूंगा, जिससे तुम्हें कोई भी चैप्टर आपको बीच में दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अच्छे से एक बार देख लो। दूसरा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज के लिंक्स दूंगा। तो आज रात तक नेशनल इनकम को पैक कर देना यार। 80 में से 10 नंबर का काम आज करके सोना है, चाहे कुछ भी हो। 10 नंबर है, नेशनल इनकम निपटा देना। और जो भी बुक यूज करते हो उसको खोल के इनकम मेथड के 2-3 न्यूमेरिकल्स, एक्सपेंडिचर के 2-3 न्यूमेरिकल्स, वैल्यू एडिड के 2-3 न्यूमेरिकल्स खत्म कर देना यार, छोड़ना मत। वैसे जीएनजी में मैंने कराए हैं तो वो लिंक्स दे रहा हूं, वहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। बट फिर भी आज नेशनल इनकम करके सोना है बेटा सबने, ठीक है? चलो यार, आज के लिए इतना ही था। नेशनल इनकम निपटाओ, 80 में से 10 नंबर, बहुत बड़े वैल्यू बैठती है, बढ़िया तरीके से कर देना यार, मोर देन 10% बैठता है। तो छोड़ के मत सोना। कल मिलते हैं, कल बहुत मेहनत करेंगे। कल तो इंडियन इको की बारी है, फर्स्ट यूनिट करेंगे बढ़िया से, और कल लाइव क्लास भी है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।